बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आज इकोलॉजी की डेफिनेशन, उसका स्कोप और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स. The word ecology was first used by a German ecologist, Ernest Haeckel, in 1869, and it comes from the two Greek words, oikos meaning home, place to live, and logos meaning understanding. Therefore, generally speaking, ecology is the study of reciprocal relationship between living things and their environment. Environment, as you know, includes both abiotic and biotic factors. Among the abiotic factors are the temperature, light, water, wind, soil, and nutrients, while biotic factors are the living organisms. And these interactions may be competition, these may be predation, parasitism, and cooperation. Means that when we study the interaction of the living organisms with their environment, among these interactions there are some characters which are studied, which may be competition. The living organism may compete with each other and with their environment. There may be predation. Some organism may predate over the other organisms. There may be parasitism. Some organism may parasitize the other organisms, and there may be developed and associations like cooperation or symbiotic relationships may also be developed among the organisms. Ecology is divided into two branches, mainly depending on the study of the species, and these are, number one is autoecology. Autoecology is the study of an individual organism or an individual species. Means कि इसमें हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं या एक सिंगल स्पीशी को स्टडी करते हैं. And autoecological studies are concerned with the relationship between the population and its environments. Mean कि जब हम सिंगल स्पीशी के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं तो दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी इज़ नोन एज पॉपुलेशन. तो हम पॉपुलेशन उसके इसके एनवायरनमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप डेवलप होता है उसके बारे में ऑटोइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हम रोज़ प्लांट को स्टडी करते हैं, या रोज़ा इंडिका स्पीशी के इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, या हम ब्रासिका प्लांट को स्टडी करते हैं, या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस स्पीशी जो है उसकी पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, सेम स्पीशी के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके ग्रुप को स्टडी करते हैं, तो ये ऑटोइकोलॉजी होगी. एंड इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, इट्स ग्रोथ रेट, द पॉपुलेशन साइज एंड इट्स स्टेबिलिटी मे बी स्टडीड. यानी कि इसमें जो है वो हम ऑटोइकोलॉजी में स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के वो कैसे पाई जाती हैं और इसका ग्रोथ रेट क्या है जहाँ पर वो पाई जा रही हैं, और उस पॉपुलेशन का जो है वो साइज़ क्या है, लार्ज है या स्मॉल है, और वो उस एनवायरनमेंट के अंदर कितनी स्टेबल है. एंड द सेकेंड डिवीजन इज सीन इकोलॉजी. एंड सीन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस एसोसिएटेड टुगेदर एज अ कम्युनिटी. यानी कि सीन इकोलॉजी में हम कम्युनिटी को स्टडी करते हैं. कम्युनिटी क्या होती है कि जिसमें हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ को हम स्टडी करते हैं. मीन के डिफरेंट पॉपुलेशन जो है उसको उनके एनवायरनमेंट के साथ जब हम स्टडी करते हैं तो वो सीन इकोलॉजी है. सीन इकोलॉजी इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द abiotic and biotic aspects of a community in the environment in which they are present. Then now we discuss the scope of ecology. Scope of ecology is wide, and why ecology is important, what is the importance of ecology, and ecology is important because it tells us why the particular kinds of organisms can be found living in one place and not an other place. मीन्स के एक जो ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक सिंगल स्पीशी है जो है, या उस एक पॉपुलेशन जो है
वो किसी एक प्लेस में जो है वो पाए जाते हैं लेकिन दूसरी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। ये हमें इकोलॉजी का नॉलेज बताता है। देन सेकेंड थिंग, द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द नंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मेंटेन देम एट सर्टन लेवल्स। और हमें इकोलॉजी जो है ये उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जो डिफरेंट या पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है उनके नंबर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। कैसे वो कंट्रोल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन करते हैं एक सर्टन लेवल तक। देन नंबर थर्ड, the principle that may allow us to predict the future behavior of groups or organisms। और इकोलॉजी हमें उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है जो हमें ये पेशीन गोई करने में हेल्प करते हैं कि इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो है वो ग्रुप है उसका जो है वो फ्यूचर में जो है वो क्या बिहेवियर है, वो कैसे रहेंगे, किस तरह से जो है वो बिहेव करेंगे। इकोलॉजी also helps us to solve many other problems like air, water, and land pollution. What is the reason of floods? How they can be controlled? What is greenhouse effect? Why ozone layer is depleting? What are acid rains? And what are their effects? What is deforestation? इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? And how to protect the environment। इस तरह से इकोलॉजी जो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है और फ्लोरा एंड फाना जो है उसको एनिमल और प्लांट लाइफ जो है उसको भी उसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। फिर इस तरह से इकोलॉजी जो है ये हमें डिफरेंट लाइफ साइकिल जो है उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जिस तरह से डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस है, और जो है वो ऑक्सीजन है, वाटर साइकिल है। तो ये जो है वो कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से जो है वो इन एलिमेंट्स की जो है वो रिसाइकलिंग होती है एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सारा भी हमें इकोलॉजी के नॉलेज से पता चलता है। देन एन इकोलॉजिस्ट कैन वर्क एट डिफरेंट लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू द प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एन इकोलॉजिस्ट कैन स्टडी the organismal ecology. He can also study the population ecology. He can also work on community ecology, ecosystem ecology, landscape ecology, and global ecology. Now, during the study of the interactions of the ecology जो है वो एक इकोलॉजिस्ट जो है वो ये भी जो है वो डिटर्मिन करता है कि जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और उनकी अबंडेंस जो है वो कैसे जो है वो कंट्रोल होती है, उनकी मेंटेनेंस जो है वो कैसे होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह से इकोलॉजी जो है इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी द एनर्जी फ्लो एंड द साइक्लिंग ऑफ द केमिकल्स अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक components of the global ecosystems, means the sum of all the Earth's ecosystem. Then ecology, it has also focus on the other branches of the science, as it also helps in the study of geology, it also helps in geography, it also helps in meteorology and pedology, hydrology and conservation biology and biochemistry, and so many other branches of the science in which the ecology is helping. Now, what are the practical applications of ecology? Before studying the practical applications of ecology, we must know what is the human impact on the environment. Means के human जो है वो किस तरह से environment पर effect हो रहे हैं, किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। As you know that man lives in nature and depends on the resources of nature. What are the resources? What are the basic requirements of the human beings? These are the food, shelter, and the clothing.
These are the primary requirements of the man, and in order to obtain these requirements, man has exploited natural resources to the maximum. That has resulted in undesirable changes in the environment habitat. मतलब man जो है वो अपनी ज़रूरियात को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए उसने एनवायरनमेंट जो है वो उसको नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मैक्सिमम लेवल तक जो है वो इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की है, और जिसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर जो है वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस हो गई हैं. एज अ रिजल्ट सम नेचुरल स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, जिनको हम फॉरेस्ट कहते हैं, एंड एनिमल्स, जिनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं, दीज हैव डिसअपीयर्ड. दीज आर डिस्टर्बिंग डे बाय डे. And among the animals, about 1,000 animal species, and in plants, over the 20,000 species have either become extinct or they are declared to be endangered. Extinct का मतलब है now they don't have their living organisms, और वो फोसल फॉर्म में जो है अवेलेबल हैं. अब उनका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल जो है वो नहीं है, या फिर वो दे आर एट द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन, मीन के या तो वो जो है वो ख़त्म होने के करीब हैं. तो डिफॉरेस्टेशन जो है इट हैज़ कास्ड सॉइल इरोजन एंड अदर डैमेजेस, के बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहे हैं फॉरेस्ट को कटिंग से, फॉरेस्ट में ट्रीज़ की कटिंग से. सिमिलरली मिनरल सोर्सेज आर फेसिंग एग्जॉशन ड्यू टू द हायर कंजम्पशन. इस तरह से मिनरल सोर्सेज जो हैं ये भी जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से, हायर कंजम्पशन की वजह से जो है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं. ऑल्सो ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हैव resulted in rapid increase in air, water and land pollution. And all these above mentioned human activities, they have lessened the Earth's ability to support a diversity of life including humans. Means कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है वो जारी है, उसकी अपने रिसोर्सेज के जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो अर्थ के लिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करना, और इवन ह्यूमन बीइंग जो है उनकी लाइफ को सपोर्ट करना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है. Now what is applied ecology? Ecological theories and models help us understand the human impact on the environment. They provide a basis for ecosystem and natural resource management, preservation and restoration, and all these activities make up the applied ecology. मतलब इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं और थेरीज हैं, ये जो है वो हमें एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने में, कौन कौन से मसले मसाइल जो हैं डेवलप हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प करते हैं. और इस तरह से ये जो है वो इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनकी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. किस तरह से उनको मैनेज किया जाए, उनको सेव किस तरह से, प्रिजर्व किस तरह से किया जा सकता है, और उनको जो है वो रीस्टोर कैसे किया जा सकता है. तो इसको जो है हम अप्लाइड इकोलॉजी कहते हैं. Applied ecology is concerned with the application of ecological principles to major environmental and resource management problems. ट्रेडिशनली जो है रिवायती तौर पर अप्लाइड इकोलॉजी जो है इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट, जो जंगलात हैं उनको, रेंज, पास्चर्स फॉर द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एंड वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी मैनेजमेंट जो है वो, इसको जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए. रिसेंटली अप्लाइड इकोलॉजी हैज़ spawned the new fields of the conservation biology, restoration ecology and landscape ecology. अब जो है वो अप्लाइड इकोलॉजी जो है उसने जो है वो न्यू फील्ड्स डिस्कवर किए हैं, और न्यू फील्ड्स के अंदर भी जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है. जिस तरह के कंजर्वेशन बायोलॉजी है कि किस तरह से रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व और सेव किया जाए, और किस तरह से उनको जो है रिस्टोर किया जा सकता है. और इसी तरह से लैंडस्केप इकोलॉजी जो है वो भी एक न्यू फील्ड जो है, उसमें इकोलॉजी बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है. लैंडस्केप इकोलॉजी क्या है कि इसमें जो है वो एरियाज ऑफ द रीजन जो है उसमें कोई भी जो है वो मॉडिफाई उसको किया जाता है टू क्रिएट द ब्यूटी इन दैट रीजन, इन दैट एरिया. एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा
वाइड है, लेकिन उसमें मेजर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी हम जो है वो टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्स आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स डोमिनेटेड बाय द ट्रीज। इसमें ज़्यादातर जो है वो दरख्त होते हैं फॉरेस्ट में, जंगलात में, एंड दे कवर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, फ्यूल वुड, फॉडर, जानवरों के चारे के तौर पर जो प्लांट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, फाइबर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, टिम्बर के लिए, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द wood based industries, and these also regulate the climatic conditions such as rainfall, humidity and temperature of area and protect soil from wind and water erosion. फॉरेस्ट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को रेगुलेट किस तरह से करते हैं कि वहाँ पर जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होता है, इस तरह से टेम्परेचर जो है वो ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट करता है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, और इस तरह से सॉइल जब कवर्ड होती है वेजिटेशन से तो वो जो है उसमें वाटर और विंड इरोजन जो है वो कम से कम होती है। Forests also transform the solar energy into the plant biomass which is consumed by the other animals and humans। मीन के सनलाइट जो है वो जब ट्रैप करते हैं प्लांट तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्रोड्यूस होती है उसमें, और ये जो फूड प्लांट्स हैं ये फिर अदर एनिमल्स जो हैं वो उन कंज्यूमर लेवल, डिफरेंट कंज्यूमर लेवल्स के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी इनको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट फूड्स के लिए। नाउ कंटिन्यूड deforestation has resulted in desertification which led to soil erosion, destruction of the wildlife habitat and increase in the rate of extinction, change in the climate in the terms of decrease in rainfall and increase in temperature and humidity and shortage of the timber, firewood and pulpwood। मतलब ये जो मुस्तकिल डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट के में ट्रीज़ के काटने का जो अमल है, इसने जो है वो बहुत बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ पर और एनवायरनमेंट पर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिससे जो है वो जब फॉरेस्ट की कटिंग हो जाती है तो फॉरेस्ट ट्रीज़ के अंदर जो उसमें और जो स्मॉलर ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, और इस तरह से सॉइल जो है वो बेर हो जाती है, अनकवर्ड हो जाती है, वहाँ पर सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके साथ उस वेजिटेशन के साथ फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ थी, जो एनिमल हैबिटेट थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ एनिमल जो है वहाँ से मूव कर जाते हैं, जो नहीं मूव करते उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से जो है वो इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपीयर, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन में भी चेंज आती है कि लो रेनफॉल होता है, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह से जो है वो टिम्बर यानी कि वो वुड जो बिल्डिंग पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होती है, वो भी जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, फायर के लिए जो वुड होती है उसकी भी शॉर्टेज आती है, पल्प वुड जो पेपर इंडस्ट्री में वुड यूज़ होती है उसके लिए भी शॉर्टेज हो जाती है। Therefore, afforestation means cultivation of forests at new sites is necessary. Afforestation means plantation of the trees in those areas where previously plants were not present. The new cultivation of the forest जो है वो new sites पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। One of the practical applications of ecology is forestry. कि फॉरेस्ट्री में जो है वो इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इट इज़ ट्रीटेड एज इंडस्ट्री नाउ अ डेज, एंड इट इज़ नॉट सिंपली रेजिंग the trees for the harvest, but also it is emphasizing the biomass accumulation, nutrient cycling, the effects of the timber harvesting on nutrient budgets, and the role of fire in the फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट्री में इकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इसमें ना सिर्फ जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए ट्रीज़ जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि ये अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, कंज्यूमर्स लेवल के लिए भी जो है वो वेजिटेशन प्रोवाइड करती है, उनकी फूड के लिए भी। इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, और जो टिम्बर हार्वेस्टिंग यानी कि लकड़ी के जो काटने से, ट्रीज़ के काटने से जो इफ़ेक्ट होता है उसको भी जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और इस तरह से जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जो है वो अगर फायर लग जाती है तो उसका जो है वो क्या रोल है, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। नाउ
For the management of the forest, there are two schools of thoughts. मीन कि there are two views, two concepts कि forest जो है उसको कैसे manage करना चाहिए, कैसे grow करना चाहिए. तो according to one concept, the forest should be managed as tree crop on monoculture. Monoculture मीन कि single species harvest. कि forest जब आप लगाते हैं तो उसमें जो है वो trees हैं, आपने किसी single species के trees जो हैं वो उनका फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करना है. जिस तरह से जो है हम फूड क्रॉप्स जो है उसको मैनेज करते हैं कि एक फील्ड के अंदर हम वीट क्रॉप ग्रो करते हैं या राइस क्रॉप ग्रो करते हैं सिंगल स्पीशी के इंडिविजुअल, तो इसी तरह से फॉरेस्ट भी जो है वो सिंगल ट्रीज़ जो है वो उनके फॉरेस्ट ग्रो करना चाहिए. इससे जो है वो यील्ड में भी इंक्रीज़ होगी और ग्रोथ रेट जो है भी फास्ट होगा और जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है उनकी सिलेक्शन में भी जो है वो हेल्प मिलती है. जबकि इस तरह की जो मोनोकल्चर है, सिंगल स्पीशी रेजिंग जो प्लांट्स हैं उसमें जो है वो फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स भी, और इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और जो है वो डिजीज़ आउटब्रेक का डेंजर भी जो है वो हो सकता है. दूसरा जो व्यू है या कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए, उसमें उसके मुताबिक जो है ये ट्री फॉरेस्ट जो है वो मल्टीपल यूज़ फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करनी चाहिए. मीन्स के डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करनी चाहिए एंड नॉट अ सिंगल क्रॉप, सिंगल ट्री फॉरेस्ट जो है वो नहीं ग्रो करने चाहिए. बिकॉज व्हेन देयर आर मल्टीपल स्पीशीज़, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, they provide the wildlife habitat, air and watersheds and recreation also and harvest as well. यानी कि इसमें ना सिर्फ डिफरेंट टाइप के एनिमल जो हैं वो ग्रो करेंगे, वहाँ पर उनको हैबिटेट मिलेगा रहने के लिए, बल्कि जो है वो एयर और वाटर शेड्स के तौर पर भी जो है वो यूज़ होंगे, और जो है वो रिक्रिएशन मींस के इंजॉयमेंट या फन जो है उसके लिए भी जो है वो एरिया जो है वो साइट प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से हार्वेस्ट पर्पस के लिए भी जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं. However, it has been recognized that tree forms and naturally developed multiple use forests are entirely different ecosystems in terms of cost of maintenance and their impact on environment. यानी कि सिंगल मोनोकल्चर या मल्टीपल यूज़ फॉरेस्ट जो हैं उन दोनों के लिए जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और डिफरेंट जो है उनको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी जो है वो डिफरेंट होती है, और एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो है डिफरेंट उनका जो है वो इफ़ेक्ट होता है. तो इसलिए जो है वो इट वुड बी अ डिज़ायरेबल टू अडेप्ट नेचुरली अडेप्टेड फॉरेस्ट as it provides best and safest cover for mountains and soils where tree forms cannot be maintained. तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो नेचुरली अडेप्टेड जो फॉरेस्ट है, नेचुरल जो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है, वहाँ पर जो है वो हमें बेस्ट मतलब कि सेफ़ जो है वो कवर मिलता है. और वो कहाँ पे कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं इसके लिए बेस्ट हैं फॉरेस्ट, मल्टीपल फॉरेस्ट जो है उसके यूज़ के लिए, या नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो वो माउंटेन एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है ये ग्रो करने चाहिए फॉरेस्ट, और वो सॉइल्स जहाँ पर जो है वो ट्री फॉर्म जो है वो मेंटेन नहीं किए जा सकते, मतलब जहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो ना हो, वहाँ ना अवेलेबल हो, वहाँ पर हम क्रॉप्स जो है उनको ग्रो ना कर सकते हैं, तो उन एरियाज़ में जो है वो फॉरेस्ट ग्रो करने चाहिए. Number second, the tree forms may be restricted to fertile lands and to soil types suitable for good agriculture, such as along canal banks and farm boundaries. और जो है वो सिंगल ट्री जो है या मोनोकल्चर जो है ये सिर्फ उन फर्टाइल लैंड्स पर जो है वो ग्रो करने चाहिए जहाँ की सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए गुड हो, और या फिर जो है वो जिस तरह से जो है वो फॉर्म जो है उनकी बाउंड्रीज़ पर जो है वो लगा दिए जाएं, या फिर कैनाल्स जो होती हैं उनके जो है वो किनारों के ऊपर जो है वो दरख्त उगाए जा सकते हैं, सिंगल ट्रीज जो है मोनोकल्चर जो है वो की जा सकती है. नाउ सेकंड मेजर फील्ड ऑफ in which the ecology is playing important role is wildlife management. Wildlife
refers to all the non-cultivated plants and non-domesticated animals in an ecosystem। मतलब जो प्लांट्स हम कल्टीवेट नहीं करते हैं क्रॉप्स के तौर पर अपनी ज़रूरियात के लिए, या वो एनिमल जिनको हम अपनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो डोमेस्टिकेट कर लेते हैं या पालते हैं, उनके अलावा, उन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो इकोसिस्टम में जानवर और जो है वो पौधे पाए जाते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और इसमें जो है वो गेम और फर बेरिंग वर्टिब्रेट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं, और इसके अलावा जो है वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो इनके साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड स्किन, leather. Also, these are used in research as experimental animals for recreational purposes, decorational, fun, enjoyment purposes के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। और इस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिनसे हम लेते हैं उन एनिमल जो है वो उनको जो है वो यूज़ किए जाते हैं, वो जो है वो ग्रो किए जाते हैं। बल्कि वाइल्ड हैबिटेट में वो एनिमल्स जो है वो उनको ज़्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के तौर पर जो है रिसर्च के तौर पर यूज़ किया जाता है, या फिर जो है वो इंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, या फिर हम उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो लेते हैं, जिस तरह से एनिमल हंटिंग जो है वो की जाती है। Similarly, wild flora is facing extinction because of habitat destruction and natural calamities. As a result, many species of wildlife have become extinct or on their way to extinction. इसी तरह से जो वाइल्ड फ्लोरा है, जंगलात जो मतलब वाइल्ड हैबिटेट में जो है वो पौधे जो पाए जाते हैं वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। और उसकी वजह रीज़न क्या है कि हैबिटेट जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और नेचुरल जो हैज़र्ड्स हैं, नेचुरल डिफरेंट नागाहानी जो आफतें आ जाती हैं, उनकी वजह से जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज़ हैं वो या तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, देयरफॉर इट्स मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो क्या होता है कि जिसमें जो है वो नेचुरली जो है वो अकरिंग, जिस तरह से सनलाइट है इसके अंदर, और इस तरह से जो है वो रेन है और टेम्परेचर है, और इस तरह से जो है वो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, इस तरह से नेचुरली जो है वो रिप्लेनिश होती है, नेचुरली जो है वो मेंटेन होती है, नेचर में जो है वो पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत जो है वो ज़रूरी है कि नेचर में पाए जाने वाले जो माहौल है, हैबिटेट जो है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की बेस पर जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पर पाई जाती है उसका मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट जो है वो फील्ड्स के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो की जा सकती है कि क्यों ज़रूरी है। इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल गेम स्पीशीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू पॉपुलेशन इकोलॉजी। जब हम इंडिविजुअल गेम स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं डिटेल में, इंटेंसिव स्टडी में डिटेल थॉरो स्टडी जब हम उसकी करते हैं, तो उससे जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टडी करने में जो है वो हेल्प मिलती है। इसी तरह से नेचर में पाए जाने वाले जो फ्लोरा एंड फाना है या एनिमल्स और प्लांट लाइफ है, उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और उससे जो है वो एक यानी कि जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होती है, और इंटरब्रीडिंग भी जो है वो होती है, और वो इंटरब्रीडिंग जो है उससे एवोल्यूशन, इर्तिकाई अमल जो है वो वजूद में आता है। तो इफ़ द वाइल्ड लाइफ is destroyed or damaged, it is affected, then the process of evolution जो है it will be affected. It is important economically and source of recreation. Economical benefits भी हम लेते हैं, और इस तरह से enjoyment जो है या fun जो है वो उसका भी एक जो है वो source के तौर पर ये places जो है वो habitats जो है वो हमें provide करते हैं। Wildlife management is high ranking field of applied ecology. वाइल्ड लाइफ की जो मैनेजमेंट है ये अप्लाइड इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इसमें जो है वो वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए इकोलॉजी के प्रिंसिपल जो हैं वो उनको कंसीडर करने से जो है वो उनको कंसीडर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और वो जो है वो इन हैबिटेट्स को, वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। और इसके क्या क्या जो है फ़ायदे हो सकते हैं, ले सकते हैं हम।
नंबर वन, द हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ में बी कंजर्व्ड। वाइल्ड लाइफ के लिए अगर हम इकोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो है वाइल्ड लाइफ को मैनेज करते हैं तो उससे जो है वो क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरल, उनको सेव किया जा सकता है। द रेयर एनिमल स्पीशीज़ में बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। जो नायाब स्पीशीज़ हैं उनको जो है जो कम होती जा रही हैं उन स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन की जा सकती है और हंटिंग से जो है वो बचाया जा सकता है। और इसके लिए जो है वो वाइल्ड लाइफ में जो है वो वाइल्ड एरियाज़ में इन हैबिटेट्स के अंदर जो नेटिव स्पीशीज़ नहीं हैं, जिनको एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी कहा जाता है, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो भी हैबिटेट के अंदर लाके मतलब इंट्रोड्यूस वहाँ पर एंटर की जा सकती हैं। प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं जो वहाँ के नेचुरल नहीं हैं, वहाँ के रहने वाले ग्रो करने वाले नहीं हैं एनिमल प्लांट्स, कहीं और एरिया में वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको जो है वहाँ पर उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है कि प्रीडेटर्स में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम सो दैट प्राइमरी पॉपुलेशन में रिमेन विद इन लिमिट्स। प्राइमरी पॉपुलेशन जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको एक सर्टन लेवल तक जो है वो रखने के लिए जो है वो उस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो उसमें प्रीडेटर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी स्पीशी जो है वो ओवर पॉपुलेशन हो गई है तो उसकी हंटिंग जो है वो उसको कोई और एनिमल या इंडिविजुअल जो है वो उसका प्रे करें और उससे उसका लेवल जो है वो मतलब अगर कम करना है, रिक्वायरमेंट है, तो वो कम हो जाए एंड अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम जो है वो उसका लेवल मेंटेन रहे। लेजिस्लेशन में भी इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट हंटिंग। हंटिंग जो है उससे उससे बचाव के लिए कानून साजी भी जो है वो होनी चाहिए, वो भी जो है वो की जा सकती है। फिर इसी तरह से सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स में बी डेवलप टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस वुड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द जीन बैंक्स। सेंचुरीज जो है दीज आर द प्रोटेक्टेड places where the animal or plants can be grown, यानी कि protected areas should be provided to the natural to the wildlife। और इस तरह से नेशनल पार्क्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ पर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या जिन एनिमल और प्लांट्स को जो है लाइफ को ख़तरा है कि वो कम हो रही हैं, वो वहाँ पर जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं, उनको वहाँ पर सेफ कंडीशन में रखा जा सकता है और वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो एनवायरनमेंट है उनको मुहैया किया जा सकता है और वहाँ पर वो ग्रो किए जा सकते हैं। और इससे जो है वो जीन बैंक जो है वो मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है वो जीन बैंक भी हमारे पास जो है वो महफूज रहेगा, डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो भी हमारे पास महफूज रहेंगी। तो ये था वाइल्ड लाइफ के बारे में, और ये सारा नॉलेज जो है ये सिर्फ हमें इकोलॉजी ही जो है वो प्रोवाइड कर सकती है और इकोलॉजी ही इन सब चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करती है। देन अनदर फील्ड इज़ द रेंज मैनेजमेंट। व्हाट इज़ रेंज? रेंजेस आर द pastures or the grasslands which are used for the grazing animals। यानी कि वो जानवर चरागाहें जो है जिनको कहा जाता है एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए, जहाँ से फूड लेते हैं वो, तो उनको जो है वो रेंज कहा जाता है। और रेंज जो है दिस शुड ऑल्सो बी मैनेज्ड, क्योंकि रेंज मैनेजमेंट जो है इसमें जो है वो हमारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि क्यों हमें जो है वो मैनेजमेंट करनी चाहिए इसकी, क्योंकि इससे जो है वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है उसके फंक्शन के बारे में जो है वो हमें पता चलता है। फिर ग्रेजिंग इंटेंसिटी जो है ग्रास लैंड पर अबव और अंडरग्राउंड जो प्रोडक्शन बाय प्लांट्स है उसका जो है वो इफ़ेक्ट का पता चलता है कि ग्रेजिंग जो है वो उसकी इंटेंसिटी से जो है वो उस ग्रेजिंग इंटेंसिटी जो है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है अबव ग्राउंड पार्ट और अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, कि एनिमल जब ग्रेजिंग करते हैं तो उसमें जो है वो वेजिटेशन जो है वो कहाँ पर डिस्टर्ब होती है, कितनी यूटिलाइज होती है, कितनी जो है बाकी बचती है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रासलैंड कम्युनिटीज़। और ग्रासलैंड के अंदर जो कम्युनिटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल जो हैं वो पाए जाते हैं कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल जो है वो पाए जाते हैं। फिर इस तरह से ग्रासलैंड जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्स व्यू पॉइंट ऑल्सो। however these are the perhaps most abused natural biomes by the man। लेकिन यही वो एरियाज़ हैं ग्रासलैंड जो है जिन
पर मैन की एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उसका जो है बहुत बुरा असर जो है वो इन ग्रासलैंड के ऊपर जो है वो पड़ता है मैन एक्टिविटीज़ की वजह से। ग्रासलैंड जो हैं ये नेचुरल पास्चर्स फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो जो है वो इन नेचुरल जो ग्रासलैंड्स हैं इनको जो है मोस्ट ऑफ द नेचुरल ग्रासलैंड जो है वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय और जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। Similarly, the principal agricultural food plants have evolved from grasses. Therefore, man has converted most of the grassland into the agricultural crop plants. क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके लिए फूड के तौर पर जो क्रॉप्स यूज़ होती हैं, ग्रो की जाती हैं, वो भी ग्रासेस से बिलोंग करती हैं, ग्रास फैमिली से बिलोंग करती हैं। जिस तरह से वीट है, राइस क्रॉप है, कॉर्न है, बार्ले है, शुगर केन है, तो ये जो है वो ग्रास फैमिली से ही ग्रो करती हैं। तो ये जहाँ पर ये ग्रो करती हैं वहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है कि उन ग्रासलैंड्स को जहाँ पर ये ग्रो करते हैं उनको जो है वो अपनी नेचुरल ग्रासलैंड एरियाज़ को अपनी कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल क्रॉप प्लांट्स के तौर पर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है और ग्रासेस को वहाँ से मतलब कम करके तो सिर्फ कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स हैं अपनी फूड के अकॉर्डिंग अपने बेनिफिट्स के लिए जो उनको यूज़ होती हैं वही ग्रो करना शुरू कर दिए हैं। मतलब उनको नेचुरल ग्रासलैंड्स को उन्होंने एग्रीकल्चरल क्रॉप प्लांट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेजिंग का जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, एनिमल्स जो है वो ज़्यादा चरागाहें जो है उनको यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो सीड आउटपुट जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट पर भी मतलब वाइल्ड लाइफ के एस्टेब्लिशमेंट या ग्रासलैंड के अंदर जो कम्युनिटी पाई जाती है उसकी एस्टेब्लिशमेंट, ग्रासलैंड रीजन जो है वो उसमें उसके एस्टेब्लिशमेंट पर, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन रिलेशन टू क्लाइमेट जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग स्टेज पर तभी आएंगे जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगी, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान ही अगर उनकी ग्रेजिंग हो जाती है तो फ्लावरिंग स्टेज नहीं आएगी। तो ये जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर जो है वो डिपेंड करती है, उसका फिनोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि डिफरेंट जो है वो जो है वो टाइम्स पर जो है उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। इस तरह से सॉयल और बायोटिक जो प्रेशर ऑफ ग्रेजिंग है और स्क्रैपिंग है एनिमल्स के हूफिंग उनके चलने फिरने की वजह से जो डिस्टर्ब होती है या जो ख़राब होती है वहाँ पर वेजिटेशन या ग्रासेस, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो ग्रेजिंग के इफ़ेक्ट के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। इसीलिए जो है वो इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उनसे फिर हेल्प ली जाती है और रेंज मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर वे में की जाती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 किस तरह से मैनेजमेंट की जा सकती है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ रिसोर्स शुड बी रेगुलेटेड टू अ लेवल अप टू विच द सिस्टम कैन रीबिल्ड इटसेल्फ। कि जो ग्रेजिंग के तौर पर जो है रिमूव हो रही हैं ग्रास जो रिसोर्सेज हैं या ग्रासेस हैं या जो रिमूव हो रही हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए एक सर्टन लेवल पर ताकि वो जो इकोसिस्टम है वो जो सिस्टम वहाँ पर ग्रासलैंड का जो पाया जाता है वो सिस्टम जो है वो अपने आप को दोबारा भी जो है वो रीबिल्ड कर सके। फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग के बाद भी नेट प्रोडक्टिविटी इतनी जो है वो होनी चाहिए पीछे उस रेंज के अंदर ताकि जो है वो रेंज अपने आप को जो है वो किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जिस तरह ड्राउट कंडीशन अगर आ जाती है, पानी की ज़्यादा कमी आ जाती है, तो वो अगर कंडीशन एडवर्स कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसमें वो रेंज जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सके। फॉर दिस पर्पज़ नंबर ऑफ़ ग्रेजिंग एनिमल्स जो है दिस में भी रेगुलेटेड प्रॉपरली। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो नंबर ऑफ़ ग्रेजिंग एनिमल जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो है वो ग्रो करना चाहिए। अगर ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, उतने ही एनिमल्स जो हैं उस एरिया में ग्रेजिंग के लिए होने चाहिए जो कि उसके जो है वो जहाँ उस एरिया में जितनी ग्रेजिंग के लिए ग्रासेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। Number 2, the effect of grazing is an important factor to be considered in range management. The intensity and frequency of grazing have to be regulated. मतलब ग्रेजिंग जो है एनिमल करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा, या फिर जो है वो कितनी दफ़ा ग्रेजिंग होनी चाहिए, इसको भी जो है वो रेगुलेट करना चाहिए क्योंकि जो है वो रेंज मैनेजमेंट के लिए ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है।
तो इस पर्पज़ के लिए क्या करना चाहिए कि फॉरेज प्रोडक्शन में बी मेंटेन्ड एट हायर रेट। फॉरेज प्रोडक्शन मीन कि वो प्लांट्स जो एनिमल्स फूड के तौर पर यूटिलाइज करते हैं उनको जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए रेंज में। द रेंज में बी डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट्स, या रेंज जो है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कुछ डिफरेंट हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देना चाहिए। और ग्रेजिंग जो है इट मे बी अलाउड अल्टरनेटली, कि ग्रेजिंग ईयर मस्ट अल्टरनेट विद नॉन ग्रेजिंग ईयर, के एक ईयर के आप एनिमल्स को ग्रेजिंग के तौर पर वो रेंज प्रोवाइड करें, वहाँ पर ग्रेजिंग कर सकते हैं, और दूसरा ईयर जो है उसमें सिर्फ प्रोडक्शन हो और ग्रेजिंग जो है वो अलाउ ना की जाए। फिर इस तरह से जियोग्राफिकल रेसेस ऑफ पैलेटेबल ग्रासेस विद हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू में बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेंजेस। रेंजेस के अंदर जो है वो पैलेटेबल ग्रासेस वो होती हैं जिनको जानवर अपनी फूड के तौर पर जो है वो यूटिलाइज करते हैं, खाने के काबिल हों जो, तो वो उनकी रेसेस जो हैं वो ग्रो करनी चाहिए जिनका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा हो। फिर इस तरह से फायर, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स में बी यूज टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड स्पीशीज सो दैट पैलेटेबल स्पीशीज में ग्रो बेटर। उस रेंज के अंदर जो है जो पैलेटेबल स्पीशीज़ हमने ग्रो की हैं, तो अगर वहाँ पर अनवांटेड स्पीशीज़ ज़्यादा हैं जो ग्रेजिंग के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, तो उन अनवांटेड स्पीशीज़ जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, के फायर भी लगाई जा सकती है, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स केमिकल जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है मेन और जो फील्ड है वो फिशरी मैनेजमेंट है, फिश फार्मिंग है और एक्वाकल्चर है। एनिमल प्रोटीन जो है विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल प्रोटीन जो है उसकी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और इसको मेंटेन करने के लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें जो है वो प्रोटीन सोर्सेज जो है वो उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से जो है वो की जाए। तो इसमें जो है वो एक जो प्रैक्टिस की जाती है कि प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए एक्वाकल्चर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट इज़ एक्वाकल्चर, कि इसमें जो है वो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ द फिश एंड द अदर एडिबल, जो इक्वेटिक, एडिबल मीन जो खाए जाने के काबिल हों, जिनको खाया जाता है, इक्वेटिक एनिमल्स इन फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर जो है उनके अंदर जब इनकी ग्रो करते हैं या कल्टिवेशन करते हैं इनकी, तो इसको जो है वो एक्वाकल्चर कहा जाता है। और उसमें फ़िश भी ग्रो की जा सकती है, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, इनको फूड के लिए जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। Aquaculture is based on the principles of applied ecology and is an effective means for increasing the protein food for mankind. Aquaculture is the field which should be managed properly, because wild aquatic ecosystems, they have been used up so much by overfishing that man has to compensate the shortage of the protein food by aquaculture. And the fish that provide the best recreational sport fishing are the carnivores. Such fish are produced at the end of the long food chain, such as में phytoplanktons होने चाहिए उस हैबिटेट के अंदर जहाँ पर ये ग्रो की जाती है, वहाँ पर स्मॉल क्रस्टेशियंस होने चाहिए, फिर इंसेक्ट कंज्यूमर्स, उनके ऊपर स्मॉल कार्निवोर्स जो हैं, ऑफन फॉरेज फिश जो है वो उनको यूटिलाइज करती है फूड के तौर पर, फिर उसके बाद जो है वो लार्ज कार्निवोर्स या गेम फिश जो है वो इनको यूटिलाइज करती है फूड के तौर पर, और फिर जो है वो फिश हमारे सामने आती है। तो ड्यू टू लॉन्ग फूड चेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिश जो है इट इज़ मच रिड्यूस्ड। तो लेकिन आर्टिफिशियल कल्चर जो है वो जो है उसमें क्या किया जाता है कि इस लॉन्ग फूड चेन जो है वो इससे बचने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है कि फूड चेन जो है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, लेकिन फूड और जो है फिश इनपुट जो है उसमें फिर नहीं होती है। तो फिशरी मैनेजमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है वो उसका जो है वो साइज़ एंड डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी क्या होना चाहिए जहाँ पर एक्वाकल्चर हम कर रहे हैं, द रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होना चाहिए, स्पीशीज़ कंपोजिशन कौन सी होनी चाहिए, एंड साइज़ रेशो ऑफ द फिश पॉपुलेशन जो है ये इनको रेगुलेट किया जाता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट द
रेशो ऑफ द फॉरेज फिश एंड द कार्निवोर्स फिश जो है ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, एंड अकॉर्डिंग टू स्विंगल ये जो है वो 3 to 6 जो है वो होनी चाहिए। और ये जो है वो एक इकोलॉजिस्ट ही है जो हमें इन सब चीज़ों को इसको मेंटेन करने में जो है वो हेल्प कर सकता है। और इसमें जो है वो जिससे हम ज़्यादा यील्ड जो है वो ले सकते हैं फॉरेज और जो है वो गेम फिश के लिए, यानी कि फॉरेज फिश जिसको हम फूड के तौर पर भी जो है यूज़ करते हैं, और गेम फिश वो जो रिक्रिएशन फन एंजॉयमेंट के लिए जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो एन इकोलॉजिस्ट जो है ही कैन गाइड फॉर सुटेबल न्यूट्रिशन and other ecological factors which are essential for their growth। and in ponds जो habitat होता है जहाँ पर water present होता है, जहाँ पर ये grow किए जाते हैं, तो वहाँ पर usually जो है वो oxygen it becomes a limiting factor, so it should be supplied artificially। और इसी तरह से water जो है वो भी drain होना चाहिए periodically to keep the system in rapid growth phase। फिर इस तरह से एक और मेन फील्ड है जिसमें इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकती है और कर रही है, वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड जो है दीज आर द एरियाज फ्रॉम विच द वाटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ द रेन और स्नो एंड इट इज़ कलेक्टेड देन इनटू द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। तो इसमें जो है वो इन एरियाज़ की जो मैनेजमेंट है उसमें इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही है। मींस के वाटरशेड एरियाज़ जो है वो एरियाज़ हैं जो कैचमेंट एरियाज़ भी कहलाते हैं, जहाँ से वाटर जो है वो कलेक्ट होके आता है और डैम्स में या रिजर्वायर जो है उनके अंदर जमा होता है। तो डैम्स जो हैं वो इकोनॉमिक किसी भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है बहुत नेसेसरी होते हैं, और ये एग्रीकल्चर में भी बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। But after some years, these dams they become useless through silting up of the reservoirs। Silting up mean कि उनकी बॉटम में जो है वो सॉइल पार्टिकल डिपॉजिट होने से जो रेस होना शुरू हो जाती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। एंड दीज डैम्स कम इन दिस पोजिशन बिकॉज ऑफ बैड लैंड मैनेजमेंट इन द कैचमेंट एरियाज, यानी कि जहाँ से पानी आता है सोर्स एरियाज ऑफ वाटर जो है उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ये डैम में सिल्टिंग अप होती है। अगर कैचमेंट एरिया जो हैं उनमें सॉइल इरोजन हो, मतलब वहाँ पर वेजिटेशन कवर हो, जहाँ से पानी आ रहा है रिजर्वायर के अंदर डैम्स के अंदर जमा होने के लिए या स्ट्रीम्स और उसके लिए उसके अंदर, तो वो जहाँ से पैसेज है उसका वे है वाटर का जो रास्ता है कि सोर्स एरिया से जो है वो उस रिजर्वायर तक जब पहुंचता है तो वो जो रास्ते में अगर सॉइल जो है वो अनकवर्ड है, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है या कांस्टेंट ग्रेजिंग की वजह से वेजिटेशन कवर नहीं है, लंबरिंग या कटिंग ऑफ वुड की वजह से जो है वो सॉइल बेर है अनकवर्ड है, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से सॉइल पार्टिकल जो हैं these entered in that water in that running water and carried to the dam along with the water। Now this is the work of a qualified ecologist to monitor the vegetation of the catchment areas along with the trained engineer to look after the problem। अब फिर इसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है कि कैचमेंट एरिया से वाटर जो है वो आता है उसको भी प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए ताकि सॉइल उसके अंदर ना एंटर हो। और फिर उसके बाद जब वाटर आपके पास आ गया जमा हो गया रिजर्वायर्स के अंदर, स्ट्रीम्स हैं या रिवर्स हैं उनमें या डैम्स हैं तो उस वाटर को जो है वो सेव कैसे किया जाए। वाटर कंजर्वेशन विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इकोलॉजी कुड लीड टू सिल्डिंग अप ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स। दिस कुड लीड टू फ्लडिंग, यानी कि अगर जो है वो उन डैम्स के अंदर उस सॉइल इरोजन की वजह से जो पार्टिकल्स एंटर हो गए हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉटम रेस हो जाती है और वाटर ओवरफ्लो करता है, उससे फ्लड्स जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, और जिससे ना सिर्फ वाटर जो है वो ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा बल्कि क्रॉप्स को भी, जहाँ पर वो वाटर जाता है वहाँ पर क्रॉप्स को भी जो है वो डैमेज कर देता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक इकोलॉजिस्ट ही जो है वो हेल्प करता है, वो अपने इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसमें जो है वो सॉइल इरोजन को चेक करने के स्टेप्स वो लेता है पहले कि सॉइल इरोजन ना हो जिसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स एंटर हुए, और फिर फ्लड्स जो है वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ द स्ट्रीम्स एट द टाइम ऑफ द ईयर, फिर उन रिजर्वायर से जब वाटर जो है वो जाता है क्रॉप्स की तरफ तो वहाँ पर भी जो है
वो प्रॉपर जो है वो वेजिटेशन कवर जो है उस रास्ते में भी, उन कैनाल्स में और उन जो है वो जो छोटे छोटे पाइप्स लाइन जो है बिछाई जाती हैं जहाँ से वाटर जाता है क्रॉप्स एरिया की तरफ, तो उनको भी जो है वो अगर वो सॉइल जो है वो स्पॉन्जी है या जो है पोरस ह्यूमस सॉइल्स हैं तो वहाँ पर भी जो है वो वेजिटेशन कवर उस सॉइल को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वाटर जो है उसका सीपेज कम से कम हो और वाटर फ्लो इजीली उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जा सके। फिर इसी तरह से वो एरियाज़ जहाँ पर जो है वो डेजर्ट लाइक एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर भी जो है जो स्ट्रीम्स हैं या कैनाल्स हैं उनकी बेड्स, उनकी बेस जो है वो मज़बूत होनी चाहिए और उनके जो किनारे हैं वो भी जो है वो मज़बूत होने चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पर जो है वेजिटेशन प्रोवाइड की जाए, ग्रो, ऐसी वेजिटेशन जो है वो ग्रो करनी चाहिए जो उस सॉइल पार्टिकल को जो है बाउंड रखे, सॉइल इरोजन के चांसेस कम से कम हो। और दूसरा ये कि वाटर की सीपेज जो है वो भी कम से कम हो और इन एरियाज़ में वाटर जो है वो प्रॉपर वेजिटेशन की हेल्प से ही जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एरिया जो है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है ये भी इसमें इकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि एज यू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स दे हैव सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें जो है फूड है, टेक्सटाइल है और फाइबर्स हैं जो एग्रीकल्चरल प्लांट्स जो है वो उनसे हम लेते हैं तो एग्रीकल्चर की प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वही ये सारी उसी से ही जो है वो सारी ये बेसिक जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो पूरी की जा सकती हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ये मेनली बेसिकली जो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो है वो प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करनी है, हाई प्रोडक्टिव क्रॉप जो है वो यूज़ करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किस वक्त कैसे करना है, कितना करना है, प्रॉपर इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस क्रॉप के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वाटरिंग की या इरिगेशन की या कितनी दफ़ा करनी है, पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब जो पॉइंट्स हैं इनमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही जो है वो हेल्प करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही एक फार्मर और जो है वो अपने क्रॉप्स को प्रॉपरली ग्रो कर सकता है। ओनली अ ट्रेन्ड इकोलॉजिस्ट कैन मेक the best use of climatic factors, introduction of the crops in different areas and acclimatization of the crop species। कि वो जो है वो ऐसी क्रॉप स्पीशीज़ जो है वो वहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करता है, उनको मेंटेन करता है जो वहाँ पर इजीली एडजस्ट हो सकें और अपने आप को मेंटेन कर सकें और प्रॉपर जो है वो ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रेट हो उनका, और वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो उनके अंदर इजीली जो है वो सर्वाइव करें। आजकल जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, मीन के मैकेनाइज्ड जो है वो एग्रीकल्चर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मशीनरी जो है वो यूज़ की जाती है नई नई डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हर स्टेप पर जो है वो मशीनरी अवेलेबल है जिससे जो है वो एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत गुड जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस हुई है इस फील्ड में। तो इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आया है और इससे जो है वो एनर्जी इनपुट जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो है वो उसमें जो है वो इज़ मच मोर देन मैन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फार्मिंग। और इससे जो यील्ड है मैकेनाइज्ड फार्मिंग के अंदर वो भी जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है पर एकड़ एज़ कम्पेयर टू द मैन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फार्मिंग। यानी जो फार्मर जो हैं वो खेती बाड़ी करते थे पहले, जो मैनेज करते थे, उसकी निस्बत अब मशीनरी का जो दौर आया है उसमें जो है वो एनर्जी इनपुट तो ज़्यादा है लेकिन जो है वो उसमें यील्ड जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसमें जो है वो रिसोर्सेज और एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो भी 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। बट ओवरऑल जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इकोलॉजी ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चरल फील्ड को इम्प्रूव करने में भी। फिर उसके बाद एक और फील्ड है जिसमें लैंड यूटिलाइजेशन जो है वो करते हैं, वो किस तरह होनी चाहिए, कौन सी लैंड है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द लैंड जो है वो यूटिलाइज होनी चाहिए, उसका हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी लैंड को किस पर्पज़ के लिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन प्रॉपर वे इज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, grassland in a region of low rainfall is properly maintained and moderately grazed by cattle
it will be a good land use, because livestock, which is beneficial human resource, will continue to flourish and the land health will also be maintained. But if on the other hand the same grassland is plowed up and wheat is sown in it, उसमें wheat crop जो है वो ग्रो की जाती है, the rainfall being scanty, rainfall कम है, तो land जो है it will change into a desert sooner or later. It will be bad land use. Similarly, flood plains are used for recreational parks, forestry or agriculture. It will be a good land use. But if the houses and factories are built on them, they will be always in danger of being damaged and it will be a bad land use. Land use should be based on ecological features like soil, यानी कि सॉइल के क्या फीचर्स हैं, किस टाइप की सॉइल है, स्लोप कैसी है, और नेचुरल बायोटिक जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर किस टाइप की पाई जाती हैं. लेवल एरियाज ऑफ लैंड with good agricultural soil should be put to cultivation of crops. Steep slopes जो हैं, these are more suitable for perennial crops or rotated pastures. If cultivated for annual crops, more precautions such as strip cropping, contouring, terracing जो है वो these should be observed to check the erosion. यानी कि जो इसमें एनुअल क्रॉप्स अगर स्टीप स्लोप्स पर जो है वो ग्रो की जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कोई टेक्निकल मेथड जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. फॉर एग्जांपल वहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जा सकती है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनको डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो ग्रो किया जाता है. अल्टरनेट स्ट्रिप्स जो है, एक स्ट्रिप एक क्रॉप की, दूसरी स्ट्रिप जो है वो दूसरी क्रॉप जो है वो यूज़ की जा सकती है. फिर इस तरह से कंटूरिंग मेथड जो है वो भी यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ कंटूरिंग मेथड कि इसमें जो है वो जो सॉइल है उसकी जो इसमें जो है क्या किया जाता है, जो प्लॉइंग होती है, जहाँ सॉइल जो क्रॉप्स के लिए जो है वो प्रिपेयर की जाती है तो उसमें जो प्लॉइंग की जाती है, हल चलाया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि वहाँ पर कंटूर्स की फॉर्म में जो है प्लॉइंग की जानी चाहिए. कंटूर्स क्या होती हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो हैं उसमें रिजिज और फरोज की फॉर्म में जो है वो ग्रो करनी चाहिए. वहाँ पर जो है वो सॉइल को इस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए जिससे जो है वो जो रिजिड एरियाज़ होंगे, जो उभरे हुए एरियाज़ होंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर, तो वो एरियाज़ जो हैं वाटर की मूवमेंट जो है वो उसको स्लो करेंगे और उससे सॉइल इरोजन के चांसेस भी जो है वो कम होंगे. इस तरह से टेरेसिंग भी यूज़ की जा सकती है कि इसमें जो है क्या किया जाता है कि डिफरेंट जो है वो लैंड को जो है वो कट किया जाता है या ग्रेडिंग जो है वो लैंड की कर दी जाती है और डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो बेंच लाइक एरियाज जो है वो उसमें सॉइल जो है वो लेवल कर दी जाती है कि एक लेवल तक एक एरिया बना दिया, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो सॉइल को लेवल कर दिया गया, वहाँ पर एक लेवलिंग एरिया जो है लेवल्ड एरिया बन गया, वो दूसरा बेंच बन गया, बेंच लाइक प्लेस बन गई, फिर उससे ऊपर एक और जो है वो लेवल्ड सॉइल करके जो है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड जो है वो लेवल एरिया कर दिया गया. तो इस तरह से डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर जो है वो बेंच लाइक एरियाज़, लेवल्ड एरियाज़ बनाए जाते हैं और फिर उन बेंच एरियाज़ में, बेंचेस के अंदर जो है वो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. Slopes of the hills and mountains are not suitable for the cultivation and should be used for permanent pastures, tree crops or retained in their natural state for forestry and wildlife. मतलब हिल्स और माउंटेन की जो स्लोप्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन जो है उसके लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, बल्कि वो परमानेंट पास्चर्स जो है वो ग्रेजिंग पास्चर्स के तौर पर उनको रहने दिया जाए या वहाँ पर जो है नेचुरल जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर वो जो मौजूद हैं उन्हीं को रहने दिया जाए, उनको नेचुरल कंडीशन जो है उसके अंदर रहने दिया जाए. And steep slopes with the thin soil are productive only in the natural state and should be used merely for the सीनिक ब्यूटी, रिक्रिएशन, वाटरशेड प्रोटेक्शन, यानी कि इनको जस्ट जो है वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए जो है वो ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफाइंग सीन्स के तौर पर रहने दिया जाए तो जो है वो ज़्यादा बेटर है. इस तरह से मार्शेस एंड स्वैम्प्स शुड नॉट बी ट्राइड फॉर कल्टिवेशन.
मार्शेस वो एरियाज होते हैं जो वेटलैंड्स होती हैं जहाँ पर हर्बेशियस वेजिटेशन जो है वो होती है, वो वाटर जो है वहाँ पर एक्यूमुलेशन, उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वेटलैंड्स होती हैं और वहाँ पर जो है वो हर्बेशियस वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। स्वैम्प्स जो है ये फॉरेस्ट के अंदर, ट्रीज़ के अंदर जो वेटलैंड्स प्रेजेंट होती हैं उन प्लेसेस को कहते हैं। तो इनको कल्टीवेशन के लिए कभी भी जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज देयर वैल्यू एज वाटर रिजर्वायर्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज़ मच मोर दैन देयर वैल्यू एज रिक्लेम्ड फार्म लैंड, यानी इनको फार्म लैंड के तौर पर यूज़ नहीं करना चाहिए। Similarly, the use of urban land should also be governed by ecological principle so as to provide healthy environment to the inhabitants of the cities. जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है भी उसको, वहाँ पर भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो है उस लैंड को यूज़ करना चाहिए शहरों के अंदर भी, और वहाँ पर जो है वो कुछ ओपन स्पेसेस जो है वो रखनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स भी होनी चाहिए, पार्क्स भी होने चाहिए, और वहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो एरियाज़ भी जो है वो रहने चाहिए जहाँ पर कुछ भी जो है वो ना किया जाए, मतलब कि वो इन अनइनहेबिटेंट जो है वो एरियाज़ जो हैं वो रहने चाहिए, और जो है वो जो है वो यूटिलाइज्ड एरिया हों, और उसमें जो है वो या वेस्टेड एरियाज हो, वेस्ट लैंड हो कि जिसमें जो है वो कोई भी काम जो है वो ना किया जाए। नो मैन्स लैंड जो है, वाइल्ड एरियाज जो है कुछ रहने चाहिए वहाँ पर और एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कीप द सिटीज़ पोल्यूशन फ्री। फिर इसके बाद जो है वो एक और फील्ड जो है वो जिसमें इकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल की सेविंग जो है वो, उसको सेव कैसे किया जा सकता है। इसमें सॉइल को जो डैमेज या डिस्ट्रॉय होती है वो सॉइल इरोजन की वजह से होती है, या वाटर लॉगिंग की वजह से होती है, सैलिनिटी की वजह से भी हो सकती है, और इसको जो है वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। सॉइल को इस कंडीशन में रखना कि हम उससे जो है बेनिफिट्स ले सकें, और उसका जो मिनरल कंटेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो जो है वो, क्योंकि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो है वेजिटेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैन जो है इट हैज़ टू फुलफिल हिज नीड्स बाय कटिंग द ट्रीज़। मैन जो है वो अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए ट्रीज़ की कटिंग करता है, और वेजिटेशन जो है वहाँ की डिस्टर्ब हो जाती है, और जब फॉरेस्ट की कटिंग हो जाती है तो उससे जो है वो फ्यूल पर्पस के लिए है या टिम्बर के लिए है, मतलब बिल्डिंग्स के लिए लकड़ी जो है वो चाहिए होती है, लेकिन वो दूसरी साइड पर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उससे जो डैमेज प्रोड्यूस होगा उस पर जो है उसकी नज़र नहीं होती है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने की वजह से वो सॉइल जो है उसमें इरोजन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, लंबरिंग की वजह से, मतलब वुड जो है उसको कटिंग करते हैं हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो, एंड ट्रीज़ जो है वो उसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए जो यूज़ करते हैं उनको यूटिलाइजेशन तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लॉगिंग ऑपरेशन, मतलब कि कटिंग ऑफ जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है, और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है वो सेव किया जा सकता है। और इसमें जो है वो सिर्फ इकोलॉजी का ही जो है फील्ड है, इकोलॉजी की ही ब्रांच है, नॉलेज है, जो कि इसमें जो है वो हमें हेल्प कर सकता है कि इसको अर्थ को सेव कैसे करना है, सॉइल को कैसे सेव करना है, किस तरह से उसको मेंटेन करना है, और किस तरह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुए हैं उनको कैसे जो है वो कंट्रोल करना है। जिस तरह के हमने पहले भी जिक्र किया कि स्लोप्स जो हैं वहाँ पर जो टिलेज है, जो प्लॉइंग है, सॉइल की प्रिपरेशन फॉर कल्टीवेशन जो है उसको मैनेज किया जा सकता है बाय मेकिंग द कंटूर्स और टेरेसेस विच हेल्प टू स्लो डाउन द एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर। फिर इसी तरह से सॉइल जो है ये प्लांट्स के लिए जो है वो एसेंशियल कंटेंट्स जो है वो ऑल एसेंशियल कंटेंट्स प्रोवाइड करती है, जिस तरह के वाटर है, मिनरल्स हैं और ऑक्सीजन है, और ये सारे कंटेंट्स जो हैं दीज आर रिक्वायर्ड इन बैलेंस स्टेट फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। सॉइल इरोजन, सेलिनिटी, जिसमें एल्कलिनिटी भी जो है आ जाती है और वाटर लॉगिंग जो है, दीज हैव बैडली इफेक्टेड द सॉइल्स। सिमिलरली ओवरक्रॉपिंग जो है इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। बार बार जब हम एक सॉइल के अंदर क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी कम होती जाती है। तो इकोलॉजी जो है वो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है।
For example, soil erosion can be controlled by planting trees and keeping the thick vegetation cover on the soil. इस तरह से alkalinity जो है उसको reduce किया जा सकता है soil की, वहाँ पर ऐसी crops grow की जाए जो उसकी alkalinity को जो है, salinity को जो है वो control करने में help करती हैं. Different type के salt tolerant plants जो हैं वहाँ पर जो है वो grow किए जा सकते हैं. फिर इस तरह से इकोलॉजी जो है उसने बहुत सारे ऐसे मेथड भी बताए हैं कि जिससे वाटर लॉगिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. देन द यूज़ ऑफ द ह्यूमस बाय द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि खुद से हम ह्यूमस जो है वो उसको यूटिलाइज़ करें सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और क्रॉप रोटेशन जो है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है जिससे उसका न्यूट्रिएंट बैलेंस जो है वो सॉइल का मेंटेन रहता है. कि हम अल्टरनेट क्रॉप जो है वो ग्रो करें, कि एक दफ़ा हम वो क्रॉप जो है वो ग्रो करें जिससे जो है वो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, और सेकंड टाइम हम वो क्रॉप्स जो है वहाँ पर अल्टरनेट जो है वो ग्रो करें जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करे, जिस तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनकी रूट नोड्यूल जो है उसमें सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन कॉन्टेंट्स जो है वो इंक्रीज़ करती हैं. फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ की इंक्रीज़ और उसके साथ ओवर पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल चेंजेस आई हैं, और वो फैक्टर्स जो एक्चुअली या उसके अंदर पोटेंशियल है कि जो इकोसिस्टम जो है उसको हैम्पर कर सकता है, इकोसिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है किसी भी वे में, तो उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है. और ये जो फिनोमेना है द प्रेजेंस ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, सॉइल है, एयर है, वाटर है उसके अंदर, तो इसको पोल्यूशन कहा जाता है. पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़. ये पोल्यूटेंट्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ से आती हैं ये इंडस्ट्री के जो है वेस्ट जो मटेरियल होता है वो भी पोल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं. एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो भी, फिर इस तरह से वो चीज़ें जिनको हम जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद इस्तेमाल के बाद उनको जो है वो फेंक देते हैं, रिमेनिंग्स उनकी जो बची कुची चीज़ें जो होती हैं फेंक देते हैं. और वेस्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, इसका बायस बनते हैं. ह्यूमन सोसाइटी जो है वो इस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी उसको लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, और इस तरह से एयर, वाटर और सॉयल रिसोर्सेज जो हैं वो स्पॉयल और डैमेज होते जा रहे हैं. कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बाय सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट एंड रिफ्यूज़ एंड बाय वेस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल्स एंड पावर जनरेशन जो है वो इट इज़ काजिंग एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर. मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ रहे हैं. तो पोल्यूशन जो है इससे ना सिर्फ जो है वो बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं और कैंसरस डिजीज़ हैं, और जो ह्यूमन हेल्थ जो है उसको डिटीरियोरेट कर रही हैं, ह्यूमन हेल्थ जो है उसको डैमेज काज कर रही हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं. पोल्यूटेंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल. तो नॉन डिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें जो है मेनली एल्युमिनियम केन्स आ जाते हैं, फिर मर्करी साल्ट्स हैं, लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स हैं, डीडीटी है. ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये अदर कंपाउंड के साथ जब मिल जाते हैं तो बहुत सारे एडिशनल जो है वो और टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाने का बायस बनते हैं. डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें जो है वो डोमेस्टिक सीवेज प्रेजेंट है, यानी कि वो वाटर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के यूज़ होने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है रिमूव कर दिया जाता है. फिर हीट है, थर्मल पोल्यूटेंट्स हैं. दीज आर डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस और बाय ट्रीटिंग प्लांट्स. इनको जो है वो नेचुरली प्रोसेस के थ्रू जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और या फिर प्लांट्स की ट्रीटमेंट से इनको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, इनको ब्रेक डाउन जो है इनकी डिकम्पोजिशन की जा सकती है. यानी कि डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वैसे ग्रो किए जाते हैं कि जो इन जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए जो है, और इस तरह से ये जो है दीज प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स. यानी जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें जो है ये जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में. और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसमें फॉस्फेट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं,
एंड इन दिस दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि इनको रीयूटिलाइज किया जा सकता है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर ट्रीटेड इन 3 फेजेज, इनको 3 स्टेप में 3 फेजेज में जो है वो ट्रीट किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि द मैकेनिकल स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन सॉलिड्स विच आर लेटर ऑन बर्न्ड और बरीड, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास आता है, जो भी है, जिस भी फॉर्म में है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और मतलब सेपरेशन जो है वो की जाती है, और उसमें जो सॉलिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो अनवांटेड होते हैं, जो वेस्टेड होते हैं, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उनको बाद में जला दिया जाता है या ज़मीन में दबा दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंड फेज क्या है कि बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बायोलॉजिकली रिड्यूस किया जाता है, और उसमें जो है वो मतलब बायो रेमिडिएशन भी आप इसको कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको यूटिलाइज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी रिडक्शन के लिए, या जो है वो उसको जो है वो रिड्यूस किया जाता है पोल्यूशन को। फिर इसी तरह से नंबर 3 जो है टर्शरी और एडवांस ट्रीटमेंट क्या है कि जो है फेज़ क्या है कि केमिकल रिमूवल फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल्स। अब ये केमिकल जो हैं वो जो यूटिलाइज़ करने वाले होते हैं, जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो फॉस्फेट्स हैं, इनको रिमूव कर लिया जाता है, नाइट्रेट्स को भी, ऑर्गेनिक मैटर को भी और अदर मटेरियल्स को भी, और इनको फिर बाद में जो है वो रिसाइकलिंग के लिए या जो है वो दोबारा से जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टाइप की पोल्यूशन भी पाई जाती है जिसको नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है, एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ measured in decibels, and the unpleasant sound is not only damaging the hearing but also bring about unpleasant feelings, और इससे भी जो है अवॉइड किया जा सकता है, इससे भी जो है वो बचा जा सकता है बाय ग्रोइंग द थिक हेज। जिस एरिया से साउंड नॉइज़ पोल्यूशन आ रही है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, वहाँ पर थिक वेजिटेशन कवर जो है वो ग्रो कर दिया जाए, और बॉर्डर प्लांटेशन जो है वो की जाए अलोंग द रोड्स, इट कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये जो है आज हमने इकोलॉजी के जो है वो कुछ स्कोप के बारे में पढ़ा, और उसकी कुछ मेजर फील्ड्स के अंदर इकोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं आज हमने पढ़ी हैं।